दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के इतिहास भारत एवं समकालीन विश्व का अध्याय 6 किसान और काश्तकार। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 2 अध्यायों में आप वनों और चरागाहों के बारे में पढ़ रहे थे और उनके बारे में भी जो इन स्रोतों से रोजी रोटी अर्जित करते हैं। आपने झूम खेती करने वाले चरावाहों और जनजाति समूहों के बारे में भी पढ़ा है और आपने ये भी जाना है कि किस तरह वनों और चरागाहों को आधुनिक सरकारों ने नियंत्रित करना शुरू किया और उनकी पाबंदियों से उन पर भी असर पड़ा जो इन संसाधनों पर आश्रित थे। इस अध्याय में हमारे अध्ययन का विषय क्या होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस अध्याय में आप विभिन्न देशों के खेतिहर समुदायों के बारे में पढ़ेंगे। खेतिहर समुदाय यानी खेती किसानी करने वाले समुदाय। यहाँ एक और इंग्लैंड के छोटे किसानों यानी काटेजर, अमेरिका के गेहूं उत्पादक और बंगाल के अफीम उत्पादक किसानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वहीं आप ये भी जानेंगे कि आधुनिक खेती की शुरुआत का विभिन्न देहाती समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा और ये भी कि विश्वव्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने का दुनिया के अलग अलग इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इन विभिन्न स्थानों की तुलना में आप ये जान पाएंगे कि इन स्थानों का इतिहास एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक प्रक्रिया के रूप में कितना मिलता जुलता है। आइए हम शुरू करते हैं इंग्लैंड से, जहां कृषि क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। तो दोस्तों यहां पर देखिए एक फावड़े का चित्र, रेखा चित्र दिखाया गया है। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत किस तरह से हुई है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 1 जून 1830 की घटना है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया है। बाद के महीनों में इस तरह की घटनाएं कई दूसरे जिलों में भी दर्ज की गई। कहीं सिर्फ पुआल जल जाती थी तो कहीं पूरा का पूरा फार्म हाउस भी तबाह हो जाता था। फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट केंट में मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया और इसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला, जिसमें तोड़फोड़ की ये घटनाएं पूरे दक्षिणी इंग्लैंड में फैल गईं और इस दौरान लगभग 387 थ्रेसिंग मशीनें तोड़ी गईं। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें क्योंकि इन कारण मेहनत कशों की रोजी रोटी छिन गई है। ज़्यादातर खेतों पर कैप्टन स्विंग नाम के किसी आदमी के दस्तखत होते थे और जमींदारों को यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर हमला न बोल दें। दोस्तों इस चक्कर में बहुत सारे जमींदारों ने तो अपनी मशीनें खुद ही तोड़ डाली और जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई की। जिन लोगों पर शक था कि वे दंगे में लिप्त हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और 1976 लोगों पर मुकदमा चला। 9 को फांसी हो गई और 505 को देश निकाला दिया गया, जिनमें से 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया और लगभग 644 लोगों को बंदी बनाया गया। तो बहुत भारी संख्या में लोगों को जो इसमें संलिप्त थे उनको सजा दी गई। दोस्तों इन खेतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मिथकीय नाम था। तो स्विंग के नाम पर दंगे करने वाले आखिर थे कौन? वे थ्रेसिंग मशीनों को तोड़ने पर क्यों आमादा थे? वे किस बात का विरोध कर रहे थे? इन सवालों का जवाब हम 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड की खेती में आए बदलाव के से देख सकते हैं। दोस्तों जो धमकी भरे पत्र होते थे वो काफ़ी बड़े पैमाने पर भेजे जाते थे। कई बार इन खतों की भाषा काफ़ी शालीन होती थी, जबकि कई बार कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और ये पत्र बहुत छोटे होते थे। जैसे एक पत्र देखते हैं, श्रीमान हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी थ्रेसिंग मशीन खुद नहीं तोड़ी तो हम अपने लोगों को भेजकर ये काम कराएंगे। सब लोगों की ओर से स्विंग। देखिए E.J. हॉब्सबॉम और जॉर्ज रूदे कैप्टन स्विंग से। तो खुले खेतों और कॉमन्स का दौर आइए जानते हैं क्या था। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र जो था काफ़ी खुला था। न तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति थी, न ही उनकी बाड़ाबंदी की गई थी। बाड़ाबंदी मतलब घेराबंदी। किसान अपने गांव के आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे। साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें गांव के हर व्यक्ति को जमीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। जमीन के ये टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे और कई जगह बिखरे होते थे। कोशिश ये होती थी कि हर किसान की अच्छी और खराब दोनों तरह की जमीन मिले और खेती की इस जमीन के परे साझा जमीन होती थी। कॉमन्स की इस साझा जमीन पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। यहाँ वे अपने मवेशी और भेड़ बकरियां चराते थे। इसके अलावा जलावन की लकड़ियां बीनते थे और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। देखिए जंगल में वे शिकार करते, नदियों ताल में मछली पकड़ते और गरीबों के लिए ये साझा जमीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन था और इस जमीन के बल पर वे लोग अपनी आय की कमी को पूरा करते, अपने जानवरों को पालते थे और जब किसी साल फसल और चौपट हो जाती तो यही जमीन उन्हें संकट से उबारती थी।
इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेत और मुक्त और साझी जमीन की अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से बदलने लगी थी। 16वीं सदी में जब ऊन के दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाभ कमाने के लिए ऊन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए ऊन के लिए भेड़ों को पाला जाना जरूरी था, उनका नस्ल सुधारा जरूरी था। तो नतीजा ये हुआ कि साझा जमीन को काट छाट कर घेरना शुरू कर दिया गया ताकि एक की संपत्ति दूसरे से या साझा जमीन से अलग हो जाए। साझा जमीन पर झोपड़ियां डालकर रहने वाले ग्रामीणों को उन्होंने निकाल कर बाहर कर दिया और बाड़ाबंद खेतों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया और यहीं से बाड़ाबंदी की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बाड़ाबंदी आंदोलन की रफ्तार धीमी रही। शुरू में कुछ गिने चुने भूस्वामियों ने अपनी पहल पर बाड़ाबंदी की थी। इसके पीछे राज्य या चर्च का हाथ नहीं था, लेकिन 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया और इसने इंग्लैंड के जो भूदृश्य था उसको आमूल रूप से बदल दिया। 1750 से 1850 के बीच जो था 60 लाख एकड़ जमीन पर बाड़ी लगाई गई और ब्रिटेन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए 4000 कानून पास किए। देखिए यहाँ पर देखिए एक चित्र है कैप्टन स्विंग आंदोलन 1830 के से 32 के दौरान इंग्लैंड की विभिन्न काउंटियों में तोड़ी गई थ्रेसिंग की मशीनों की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अनाज की बढ़ती मांग। जमीन को बाड़ाबंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब क्या था? नए बाड़े पुराने बाड़ों से भिन्न थे। जहां 16वीं शताब्दी के बाड़ों में भेड़ पालन का विकास किया गया, वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबादी का उद्देश्य जो था वो अनाज उत्पादन बढ़ाना हो गया। तो पहले भेड़ पालन के लिए बाड़ाबंदी की गई और दूसरे अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए। दोस्तों 1750 से 1920 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई थी, यानी 150 वर्षों में इंग्लैंड की आबादी पहले से 4 गुना बढ़ गई थी। 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी, जो कि 1850 में 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ तक जा पहुंची थी। तो इससे ये हुआ कि ज़्यादा जनसंख्या के लिए ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी और खाद्यान्न उत्पादन करने की ज़रूरत थी। दोस्तों बाजार फैला, खाद्यान्नों का बाजार फैला, खाद्यान्नों की मांग बढ़ी और उनका दाम भी बढ़ा। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया था और इसकी वजह से यूरोपीय खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार भी बाधित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में जो खाद्यान्न थे उसके दाम आसमान छूने लगे और भूस्वामी अपने बाड़ाबंद जमीन पर बड़े पैमाने पर अनाज उगाड़ने लगे। उनकी तिजोरियां बढ़ने लगी और उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया। 2 शब्द आएंगे दोस्तों, अभी आप पढ़ेंगे। बुशेल ये क्षमता की माप है और शिलिंग इंग्लैंड की एक मुद्रा का नाम है। 20 शिलिंग 1 पाउंड के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए 19वीं सदी के शुरुआत में सफरोक का देहाती इलाका इस चित्र में दिखाया गया है। बाड़ाबंदी का युग, सबसे पहले आइए इसके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड के इतिहास में 1780 का दशक पहले की किसी और दौर से ज़्यादा नाटकीय था और इसमें अक्सर ये होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट गहरा जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। जिस तेजी से आबादी बढ़ी उसी हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार के बावजूद 1668 में खाद्यान्न की अपनी ज़रूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा कर रहा था और बाकी का आयात किया जा रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि खेती की तकनीक में हुए किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये हुआ कि सिर्फ ये नई जमीन पर खेती की जाने लगी। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली जमीन और चारागाहों को काट छाट कर बड़े बड़े खेत बना लिए थे और उसमें उत्पादन शुरू हो गया था। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों के किसान सलजम और तिपतिया घास यानी क्लोवर की खेती करने लगे थे और उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती है। फिर सलजम को पशु भी बड़े चाव से खाते थे, इसलिए वे सलजम और तिपतिया घास की खेती नियमित रूप से करने लगे। दोस्तों इन फसलों से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जो फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी और लगातार खेती करने से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है जिसके कारण जमीन की उर्वरता भी कम होने लगती है। अब जानते हैं सलजम और तिपतिया घास की खेती से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती थी और जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती थी और इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे।
और अब बाड़ाबंदी एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें बोने लगे और बाड़ाबंदी से अमीर भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाजार के लिए पहले से ज्यादा उत्पादन करने में फायदा मिलने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में गरीबों पर क्या बीती, आइए जानते हैं। बाड़ाबंदी ने बड़े भूस्वामियों की तिजोरियां तो भर दी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे। गरीब अब न तो जंगल से जलावन की लकड़ी ला सकते थे, न ही साझा जमीन पर अपने पशु चरा सकते थे। वे न तो सेब या कंदमूल बीन सकते थे और न ही गोश्त के लिए शिकार कर सकते थे। उनके लिए अब सब कुछ नियमित और नियंत्रित हो गया। उनके पास फसल कटाई के बाद बची ठूठों को बिटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था और हर चीज पर जमींदारों का कब्जा हो गया था। हर चीज बिकने लगी और ऐसी कीमतों पर कि उन्हें अदा करने का या उनको खरीदने का सामर्थ्य जो था बच्चों में या गरीबों में नहीं था। दोस्तों, जहां कहीं बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खासतौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों के आसपास, तो वहां पर गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म हो गए। अपने अधिकारों से वंचित और जमीन से बेदखल होकर वो नए रोजगार की तलाश में दर बदर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों में से वे दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे और मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी। वहां खेतीहर मजदूरों की भारी मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीब को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। पुराने जमाने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहते थे। वे मालिकों के साथ खाना खाते, साल भर उनकी सेवा टहल करते थे और ये रिवाज 1800 तक आते आते समाप्त हो गया। अब मजदूरों को काम के बदले दिहाड़ी दे दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था। जमींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाड़ी की मद में कटौती करने लगे। ऐसे में क्या हुआ, काम अनिश्चित हो गया, रोजगार असुरक्षित हो गया और आय जो थी वो अस्थिर हो गई और वर्ष के बहुत बड़े हिस्सों में जो गरीब थे वो बेरोजगार रहने लगे। इसके बाद हुआ ये कि थ्रेसिंग मशीनों का आगमन हो गया, जिससे गरीबों या खेत में काम करने वाले लोगों की स्थिति में और भी समस्या आ गई। जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुआ था, उन दिनों खाद्यान्न के भाव काफी ऊंचे थे और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई आई थ्रेसिंग मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। काश्तकार अक्सर मजदूरों के आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे और उन्हें लगा कि मशीनों से मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गांव और खेत खलिहान में वापस लौट आए। अब उन्हें नए रोजगार की जरूरत थी, लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा और उनके दाम कम हो गए और कृषि में मंदी छा गई। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेती की जमीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए। उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी और संख्या कम करनी शुरू कर दी। गरीब और बेरोजगार लोग जो थे वो काम की तलाश में गांव गांव भटकते थे। जिनके पास अस्थायी सा कोई काम था, उन्हें भी आजीविका खो जाने की आशंका रहती थी। यह वही दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे फैले थे और गरीबों की नज़र में थ्रेसिंग मशीन बुरे वक्त की निशानी बनकर आई थी। दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकला? तो इस तरह से इंग्लैंड में आधुनिक खेती के आगमन से क्या हुआ, तरह तरह के बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए? तो जो पहले मुक्त खेत थे, खुले खेत थे, वो समाप्त हो गए। किसानों को पारंपरिक अधिकार समाप्त हो गए। अमीर किसानों ने खेती में पैदावार की वृद्धि के लिए अनाज को बाजार में बेचकर बहुत मुनाफा कमाया। गांव में गरीब बड़ी संख्या में शहरों की ओर भागने लगे और कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी प्रांतों का रुख करने लगे, जहां रोजगार की संभावना थोड़ी अच्छी थी। तो अन्य शहरों की ओर लोग गए। मजदूरों का आय का ठिकाना न रहा और रोजगार असुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए थे। अब आइए जानते हैं रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर। अब अटलांटिक के पार अमेरिका चलते हैं। हमने अभी तक इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड में किसानों की क्या स्थिति थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में जाना। अब जानते हैं कि अटलांटिक के पार अमेरिका में क्या हो रहा था और यहाँ पर आधुनिक खेती का विकास कैसे हुआ, किस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट बनकर उभरा और इन बदलावों का अमेरिका के ग्रामीणों पर क्या असर पड़ा। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में साझा जमीन को बाड़ाबंद किया जा रहा था और उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर अस्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर 80 करोड़ एकड़ भूमि पर जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उगती थी। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक हरियाली जो अमेरिका की है 18वीं शताब्दी के समय की, उसको आप देखिए किस तरह से जो जंगली हरियाली है ये डार्क ग्रीन में दिखाई गई है। लंबी घास वाले पौधे, यहाँ पर लंबी घास, फिर उसके बाद छोटी घास वाले पौधे, ये सब हैं हल्के पीले और हरे रंग में।
इसके अलावा रेगिस्तानी पेड़ पौधे भी इन सब क्षेत्रों में ये दर्शाए गए हैं। तो किस तरह से कितना हरा भरा अमेरिका उस समय था 18वीं शताब्दी में। दोस्तों, उस समय अमेरिकी भूदृश्य का ज़्यादातर हिस्सा सफ़ेद अमेरिकियों या श्वेत अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं था। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी या व्हाइट अमेरिकन का बसावट पूर्वी तट की एक छोटी सकरी पट्टी में था। लेकिन उस समय अमेरिका की सैर पर अगर जो आप निकलते तो आपको जगह जगह अमेरिका के मूल निवासियों के बड़े बड़े समूह मिलते। इनमें से कुछ घुमंतु थे, कुछ अस्थायी रूप से रहने वाले थे और बहुत सारे समूह सिर्फ शिकार करके खाद्य पदार्थ बीनकर और मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे, जबकि कुछ मक्का, फली, तंबाकू और कुम्हड़े की खेती करते थे। और अन्य समूह जो थे, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।